नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। इंडोनेशिया ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के जीरो टॉलरेंस नीति का किया समर्थन। संजय झा का दल इंडोनेशिया के सांसदों से मिला। ग्रीस ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ दिखाई एकजुटता। भारत ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का किया आह्वान। ग्लोबल साउथ की आवाज को मुखर करने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 4 राज्यों के दौरे पर। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। देश के कई राज्यों में मानसून से आम जनजीवन प्रभावित। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पूर्वोत्तर में तेजी से आगे बढ़ रहा है मानसून, भारी बारिश की संभावना। और डोनाल्ड ट्रंप के आग से मत खेलो बयान से भड़का रूस ने ट्रंप की धमकी का दिया करारा जवाब। रूस ने दे डाली तीसरे विश्व युद्ध की धमकी। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया के दौरे पर है। इंडोनेशिया में दल ने अंतर संसदीय सहयोग समिति के उपाध्यक्ष मोहम्मद हुसैन फदलुल्लाह और इंडोनेशिया भारत संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष मोहम्मद रौफिकी से मुलाकात की और उन्हें आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत प्रतिबद्धता के बारे में जागरूक किया। इंडोनेशियाई पक्ष ने कहा कि वो आतंकवाद की निंदा करते हैं और समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत में विश्वास करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ है। इंडोनेशियाई पक्ष ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस विजन का समर्थन किया। We Indonesian government, since the beginning, we always put forward communication and also dialogue between any other countries, and we also mentioned regarding about the joint statement, so we can put forward dialogue and also communication. We also believe that we agreed on act of terrorism is something that we don't want in the world. डीएम के सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यूनान के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल ने एथेंस में ग्रीस की संसद के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान कनिमोझी ने बैठक को संबोधित करते हुए भारत में हाल ही में हुए आतंकी हमलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं बल्कि वैश्विक चुनौती है। भारत की सरजमी पर लगातार हो रहे हमलों के पीछे सीमा पार से संचालित आतंकवादी संगठनों का हाथ है, जिन्हें पाकिस्तान में पनाह मिलती रही है। कनिमोझी ने कहा कि भारत की ओर से हमेशा संवाद और शांति का प्रयास किया गया, लेकिन हर बार जवाब आतंकवाद के रूप में ही मिला। भारत के साथ एकजुटता दिखाने और आतंकवाद की निंदा करने को लेकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ग्रीस सरकार का आभार जताया। India will not negotiate with a government or terrorist groups. India has made it clear, and our Prime Minister has made it very clear that Pakistan has to dismantle these terrorist outfits in their own soil, put an end to them, and then come to the negotiating table. If we want a future which is going to be safe for our children, and we want to create a peaceful and better world, we have to stop terrorism. इससे पहले डीएम के सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ग्रीस पहुंचा। ग्रीस की संसद में भारत ग्रीस मैत्री समूह के अध्यक्ष मारिया एंटोनियो और संसदीय समूह एनडी के सचिव क्रिस्टोस डरमेंटोजोपोलोस प्रतिनिधिमंडल का
का स्वागत किया। जीएम के सांसद कनिमोझी को ग्रीक प्रतिनिधिमंडल की ओर से क्रिस्टोस डरमेंटोजोपोलोस ने प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को वैश्विक मंच पर मजबूती से रखने के उद्देश्य से भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में ग्रुप 1 के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों सऊदी अरब के दौरे पर हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब के रियाद स्थित भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का भारतीय दूतावास में औपचारिक स्वागत किया। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कांगो से सिएरा लियोन के लिए रवाना हुआ। सिएरा लियोन में प्रतिनिधिमंडल नेताओं, थिंक टैंक, शिक्षा जगत, व्यवसाय, मीडिया और भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की राष्ट्रीय सहमति और सामूहिक संकल्प से अवगत कराएगा। इससे पहले कांगो ने आश्वासन दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के संदेश को उन सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएगा जिसका ये मध्य अफ्रीकी देश सदस्य है। और मॉस्को में सुरक्षा मुद्दों पर उच्च प्रतिनिधियों की 13वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक से इतर ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की अनौपचारिक बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बजाय भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने ग्लोबल साउथ की आवाज को मुखर करने और वैश्विक शासन सुधारों के लिए ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। साथ ही भारत के राजदूत ने सीमा पार आतंकवाद और राज्य प्रायोजित आतंकवाद सहित आतंकवाद के संकट के खिलाफ एकजुट और संयुक्त लड़ाई की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में दक्षिण अफ्रीका में मौजूद एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में भारत की महावाणिज्य दूत रूबी जसप्रीत ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन तक 4 राज्यों के दौरे पर होंगे। 29 और 30 मई को प्रधानमंत्री सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सिक्किम के स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और पटना में रोड शो करेंगे। साथ ही कूच बिहार जिलों में सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री बिहार में पटना एयरपोर्ट के नए यात्री टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। 1410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाला बिहटा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव की आधारशिला भी रखेंगे। 30 मई को प्रधानमंत्री काराकाट में 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां कानपुर नगर में करीब 20,900 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वो एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा लिखा गया एक लेख साझा किया। इस लेख में बताया गया है कि किस तरह पूर्वोत्तर दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत के प्रवेश द्वार के रूप में बदल रहा है और व्यापार, संपर्क तथा $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के महत्वाकांक्षी लक्ष्य वाले विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि पूर्वोत्तर भारत अब एक सीमा क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये अग्रणी है। मणिपुर में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा के 8 नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कि एनपीपी के एक निर्दलीय विधायक सहित कुल 10 विधायकों ने इम्फाल स्थित राजभवन पहुंचकर राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की। विधायकों ने राज्यपाल को जन भावनाओं के अनुरूप एक लोकप्रिय सरकार के गठन की मंशा से अवगत कराया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा विधायक थोंगाम राधेश्याम सिंह ने दावा किया कि 60 सदस्यीय विधानसभा में 44 विधायक नई सरकार के गठन के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने समर्थन कर रहे विधायकों की सूची साझा नहीं की और कहा कि अंतिम निर्णय भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को संज्ञान में लिया और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। We are appealing to the government, to the governor, so that we want a popular government, and we also gave in a paper where a lot of us have signed. Basically, well, I'll put it together. All the MLAs in Manipur, or rather the NDA MLAs, are very interested and very keen, for the sake of Manipur, to have a popular government installed. And we want the support of the public also, because without that, things can work out a little difficult. So to have a smooth and quick formation of a government, we need the public also. केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं, सेना, नौसेना और वायुसेना में एकीकृत कमान के लिए नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। सशस्त्र बलों में बेहतर समन्वय, संचालन, दक्षता और संयुक्तता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम 2023 के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है। ये नियम 27 मई से लागू हो गए हैं। इसके साथ ही भारतीय सशस्त्र बलों के भीतर एकीकृत संचालन के नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। यह अधिनियम आईएसओ के कमांडर इन चीफ और ऑफिसर इन कमांड को उनके अधीन सेवारत सेवा कर्मियों पर कमान और नियंत्रण रखने का अधिकार देता है। इससे संगठनों के भीतर अनुशासन और प्रशासन का प्रभावी रखरखाव सुनिश्चित होगा। ये सशस्त्र बलों की प्रत्येक शाखा पर लागू अद्वितीय सेवा शर्तों में बदलाव किए बिना हासिल किया जाता है। इस अधिनियम को 2023 के मॉनसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया था और 15 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानून भारत की थिएटर कमांड जैसी संरचनाओं की दिशा में एक निर्णायक कदम है, जिससे भविष्य में संयुक्त सैन्य अभियानों की प्रभावशीलता और तत्परता में भारी बढ़ोतरी होगी। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिला पुलिस ने 27 मई को एक संयुक्त अभियान में 830.540 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 4.15 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। यह कार्रवाई जलूरपाड़ और सीसीएस पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पडमटा नरसापुरम गांव में की गई, जहां वाहन चेकिंग के दौरान एक ईचर वैन को रोका गया और आइशो वैन को रोका गया। इसमें छिपा हुआ मादक पदार्थ बरामद किया गया। गांजा की तस्करी के लिए आरोपियों ने वाहन में विशेष रूप से गुप्त चैम्बर तैयार किया था ताकि पुलिस की नजरों से बचा जा सके। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गांजा आलूरी सीताराम राजू जिले के तुलसीपाका गांव से लोड किया गया था और इसे नई दिल्ली ले जाया जा रहा था। तस्करी का यह मार्ग भद्राचलम, कोठागुडेम, खम्माम होते हुए नागपुर और दिल्ली तक जाता है। जिला पुलिस लगातार गांजा तस्करी पर नकेल कसने में जुटी हुई है। वर्ष 2024 में कुल 112 मामलों में 8078 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था, जबकि वर्ष 2025 में अब तक 3002 किलोग्राम गांजा जब्त किया जा चुका है।
अयोध्या नवनिर्मित दिव्य और भव्य राम मंदिर में एक और प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने जा रहा है, जिससे राम मंदिर की पूर्णता का एक और अध्याय जुड़ जाएगा, जो सनातन धर्मावलंबियों के लिए ना ये एक सशक्त धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश होगा, बल्कि अनंत काल के लिए गर्व का आभास भी कराएगा। प्राण प्रतिष्ठा के संपूर्ण कर्मकांडी आचार्य जयप्रकाश 101 वैदिक सहयोगियों के साथ पूर्ण करेंगे। आचार्य जयप्रकाश इससे पहले भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा में भी अनुष्ठान संपन्न कर चुके हैं। राम मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा 2 जून से 4 दिवसीय कार्यक्रमों के साथ संपन्न होगी। इस आशय की जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने देते हुए बताया कि प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम 5 जून को दोपहर 11 बजे अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ होगा और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। प्राण प्रतिष्ठा 3 जून, 4 जून और 5 जून को होगी। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय नगर वाराणसी के निकट दीनदयाल उपाध्याय नगर के कर्मकांडी विद्वान जयप्रकाश जी कराएंगे। वो आचार्य होंगे। जयप्रकाश जी 5 अगस्त 2020 को भी यहाँ भूमि पूजन के समय उपस्थित थे। 22 जनवरी 2024 को भी जयप्रकाश जी बुलाए गए थे। इसलिए अब उन्हीं को सारे पूजन की दायित्व सौंपा गया है। मसूरी में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है। अब्दुल रहमान मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में सिपाही सौरभ की हत्या में शामिल था। मुठभेड़ के दौरान अब्दुल रहमान के पैर में गोली लगी है। एसीपी लिपि नगायच ने बताया कि चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में वो घायल हो गया। अब्दुल रहमान मसूरी थाने का हिस्ट्री शीटर है। पुलिस टीम मसूरी द्वारा मसूरी झील के तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के बीच में एक बाइक कच्चे रास्ते से होते हुए नजर आई, जिसपे बाइक सवार व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया, परंतु पुलिस पार्टी के इशारे पर ना रुकते हुए अभियुक्त ने उस व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी कार्रवाई की, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति फिसल गया और उसके पैर में गोली लग गई, जिस व्यक्ति को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया और पूछने पर उसने अपना नाम अब्दुल रहमान बताया, ग्राम नाहल का निवासी। जानकारी करने पर यह भी पता चला कि ये हिस्ट्री शीटर है थाना मसूरी से, जिस पर 15 मुकदमे पंजीकृत हैं एवं 152/25 में वांछित हत्या का अभियुक्त भी है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके से अभियुक्त के पास से एक बाइक बरामद हुई है, एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस एवं एक खाली कारतूस। हापुड़ के सिंभावली में पुलिस की शातिर चोरों से दिन दहाड़े मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक शातिर चोर घायल हो गया। हापुड़ डीएसपी वरुण मिश्रा ने बताया कि घायल सहित पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरोह हाईवे किनारे खड़े वाहनों से डीजल चोरी करते थे। बदमाशों से एक कंटेनर, तेल चोरी के उपकरण, एक तमंचा, 315 बोर, एक खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। सिंभावली पुलिस द्वारा सिखेड़ा अंडरपास पर चेकिंग की जा रही थी, जहां हापुड़ से आते हुए एक आयशर कैंटर को रोकने का इशारा करने पर 4 संदिग्ध वहां से भागने लगे। पुलिस द्वारा पीछा करने पर अभियुक्तों द्वारा फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में वसीम पुत्र इश्तियाक, जो कि जानी मेरठ का रहने वाला है, घायल हुआ है तथा उसके 3 अन्य साथी गुलफाम, समानू तथा हाशिम भी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से डीजल चोरी में प्रयोग होने वाला एक आयशर कैंटर, 3 तमंचे तथा डीजल चोरी करने के उपकरण एवं खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को अस्पताल भिजवा दिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी की थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से अपनी जांच सिर्फ 2 एफआईआर तक सीमित रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच का दायरा न बढ़ाने के आदेश दिए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अली खान को जमानत दी थी, लेकिन एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था। मामले की जांच के लिए कोर्ट ने 3 आईपीएस अधिकारियों की एक एसआईटी का भी गठन किया था। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि नीतिगत सुधारों के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को विस्तृत और सटीक आंकड़ों की मदद से मजबूती मिलेगी। उन्होंने डेटा की विस्तृत जानकारी बढ़ाने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की प्रतिबद्धता की सराहना की। साथ ही उन्होंने हाल ही में जारी ASUSE और किपैक्स इन्वेस्टमेंट सर्वे पर रिपोर्ट के आधार पर माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के इंसाइट पर भी जोर दिया। उन्होंने विस्तृत डेटा के रणनीतिक मूल्य पर जोर देते हुए कहा कि नीति परिवर्तन की संभावना को बढ़ाने का एक तरीका यह है कि देश से लेकर राज्यों, जिलों और ब्लॉकों तक सामाजिक और आर्थिक रुझानों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला जाए। हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में डेटा यूजर कॉन्फ्रेंस में नागेश्वरन ने विविध प्रशासनिक डेटा सेट को इंटीग्रेट करने और जिला विशिष्ट इंसाइट उत्पन्न करने के लिए AI टूल्स के इस्तेमाल को लेकर मंत्रालय के प्रयासों को सराहा। वहीं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव ने भी डेटा फॉर डेवलपमेंट के मूल दृष्टिकोण पर जोर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच किसी भी हालत में सीज फायर कराना चाहते हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ट्रंप पुतिन से खफा है। ऐसे में ट्रंप ने पुतिन से 2 टूक कह दिया था कि हमारी बात नहीं मानकर वो आग से खेल रहे हैं, लेकिन अब रूस ने ट्रंप की इस धमकी का करारा जवाब दिया है और तीसरे विश्व युद्ध की धमकी तक दे डाली है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि ट्रंप ने पुतिन के बारे में कहा है कि वो आग से खेल रहे हैं और रूस के साथ वो कुछ बुरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो एक ही बुरी चीज जानते हैं और वो है तीसरा विश्व युद्ध। उम्मीद है कि ट्रंप इसे समझते हैं। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।